अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लेटेस्ट जजमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनसेशन ऑन डिवोर्स इन निकाहनामा। मोस्टली ये देखा गया है कि जब भी कोई शादी होती है तो निकाहनामा में कंडीशंस लिख लेते हैं कि अगर डिवोर्स देगा तो इतना हर्जाना अदा करेगा, उस पे इतनी कंपनसेशन पे करेगा। आज हम इस टॉपिक पे जो कंडीशंस ऑन डिवोर्स है इसके तमाम मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे विद केस लाज। कंडीशंस ऑन तलाक इन निकाहनामा। सेक्शन 7 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 96 जो कि तलाक़ के बारे में है, जिसमें तमाम प्रोविजंस जो हैं इसके बारे में डिस्कस की गई हैं। तलाक़ के तमाम एस्पेक्ट्स को इसमें डिस्कस किया गया है। वो अभी हम लेटर इसको डिस्कस करेंगे सेक्शन 7 में किन किन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंडीशंस ऑन तलाक इन निकाहनामा विद लेटेस्ट जजमेंट। इसमें 2024 में एक जजमेंट आई हुई है कंडीशंस ऑन तलाक इन निकाहनामा के बारे में कि अगर कोई भी बंदा जो निकाहनामे में अगर उसमें लिखा हुआ है इतनी कंपनसेशन पे करेगा, आया उसको पे करनी पड़ेगी या नहीं पे करनी पड़ेगी। हम इस ये डिस्कस करूँगा आपसे के रेफरेंस भी मैंने डिस्कस किया हुआ है इसका कि आया उसको हर्जाना अदा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हम जिस चीज़ में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है इनहेरिटेंस बाय विडो, कि कब जो एक मुतल्लका औरत है वरासत की जो कि हकदार होती है। इसको भी केस लॉज डिफरेंट मैं रेफरेंसेस शेयर करूंगा आपके साथ कि ये एक जो बेवा है किस सूरत में इनहेरिटेंस वरासत की किस अपने शोहर की वरासत की हकदार होती है। नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक होगा इस वीडियो में इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डिवोर्स, इसको भी मैं विद केस लॉज डिस्कस करूंगा कि को जब डिवोर्स होती है वो कब इफ़ेक्टिव होती है, कितना टाइम पीरियड होता है और वो टाइम पीरियड कब स्टार्ट होगा, इस वीडियो में हम देखेंगे। नेक्स्ट जो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा इद्दत पीरियड ऑफ प्रेग्नेंट वाइफ। इसको स्पेसिफिकली सेक्शन 7 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 96 में डिस्कस किया गया कि जो हामला ख़तून है उसकी इद्दत पीरियड कितना होता है। इसका केस लॉज भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इसमें वो कमेंसमेंट ऑफ इद्दत पीरियड ऑफ इद्दत होगा। इसको भी केस लॉज से डिस्कस करूंगा क्योंकि जो इद्दत का पीरियड है खुला हो तो किस तब, अगर कोई औरत खुला कोर्ट से लेती है तब कब स्टार्ट होगी, या अगर कोई बंदा किसी अपनी बीवी को डिवोर्स देता है तो तब इद्दत पीरियड जो है वो कहाँ से शुरू होगी। चलिए एक वन बाय वन इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 7 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 96। सेक्शन 7 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 96 है। इसके जो सब क्लॉज 1 है सेक्शन 771, एनी मैन हु विशेस टू डिवोर्स हिज वाइफ शल as soon as may be after the pronouncement of talaq in any form whatsoever gives the chairman notice in writing of his having done so or shall supply a copy thereof to the wife। सेक्शन 7(1) में होता है कि अगर कोई भी बंदा जो अपनी बेगम को अपनी मिसिस को डिवोर्स करना चाहता है, अगर वो उसको ओरल अनाउंस करता है तो उसकी सूरत में करेगा कि वो सबसे पहले यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है उसको नोटिस जारी करेगा कि मैंने जनाब ये अपनी बीवी को तलाक दे दी है। या अगर वो इन राइटिंग में अगर डिवोर्स देता है, जैसे मोस्टली स्टाम्प पेपर पे, हालांकि ये भी एक बड़ी कंसेप्ट है कि जनाब डिवोर्स पेपर जो होती है वो स्टाम्प पे लिखकर भेजी जाती है, जबकि ऐसा नहीं है कि सादे कागज़ पे भी दी हुई डिवोर्स की उतनी ही वैल्यू होगी जितनी एक सादा स्टाम्प पेपर पे दी गई डिवोर्स की वैल्यू होगी। अगर वो नोटिस भेजता है स्टाम्प पे लिख के, इन राइटिंग में लिख के, तो वो जनाब एक कॉपी भेजेगा मिसिस को अपनी बीवी को, और एक भेजेगा यूनियन काउंसिल में। दो कॉपियाँ सर्व करता है, एक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन का नाम भेजेगा और सेकंड मिसिस के नाम भेजेगा। अब देखते हैं सब सेक्शन 2 में है whoever contravenes the provision of subsection 1 shall be punishable with simple imprisonment for a term which may be extended to 1 year or with fine may be extended to 5,000 रुपीज़ और विद बोथ। अगर कोई भी शख्स जो है सेक्शन 1 की जो सेक्शन 7 सब क्लास 1 की अगर कोई कंट्रावेंस करता है, उसमें कोई रुकावट डालता है या उसमें खिलाफ वर्जी करता है तो उसको जुर्माना भी हो सकता है, जो कि 1 साल तक जुर्माना हो सकता है और 5,000 तक को उसको फ़ाइन भी हो सकता है। दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं अगर बीवी को डिवोर्स दे और यूनियन काउंसिल में उसकी कॉपी सर्व ना करे। अगर रिटर्न में डिवोर्स दे तो बीवी को भेजे और यूनियन काउंसिल में उसकी कॉपी ना भेजे। इन दोनों सूरतों में उसको जुर्माना जो है वो 5,000 रुपये और 1 साल की सज़ा हो सकती है, ये दोनों ही उसको हो सकती हैं।
सबसेक्शन 3 जो है इसका, तलाक अनलेस रिवोक्ड अर्लियर expressly or otherwise shall not be effective until the expiration of 90 days from the day on which notice delivered to the chairman। अब इसमें जो रेवोकेशन ऑफ डिवोर्स डिस्कस की गई है सब क्लास 3 में, कि एक आदमी जो अपनी बीवी को डिवोर्स करता है वो किन सूरतों में रिवोक कर सकता है और कब तक रिवोक कर सकता है। इसमें जो है फर्स्ट एज सुन एज पॉसिबल एक्सप्रेसली रिवोक कर सकता है, मगर उसको बताकर यूनियन काउंसिल में एक्सप्रेसली जब डिवोर्स भेजता है तो यूनियन काउंसिल जो एक मिसालती कमेटी कायम करती है उसमें जाके पेश होकर उसको रिवोक कर सकता है। उसके अलावा मतलब जो टाइम पीरियड है बेसिकली वो 90 डेज़ तक है। 90 डेज़ से पहले पहले मतलब फर्स्ट नोटिस से लेके 3 मंथ्स, जब उसने चेयरमैन को नोटिस सर्व किया उस टाइम से लेके 3 मंथ्स के अंदर अंदर उसको हर हर वेज में एक्सप्रेसली हो सकता है, जाके खुद उधर पेश होके हो सकता है, और या रजू करके अपनी मिसेस के साथ उसको रिवोक कर सकता है विद इन 90 डेज़। विद इन 90 डेज़ जो स्टार्ट होते हैं वो बेसिकली फर्स्ट जब नोटिस वो भेजता है अपने यूनिट चेयरमैन को उस टाइम से लेके उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर उसको रिवोक कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि जनाब रिवोक कर सकता है या नहीं कर सकता, कौन से मतलब के टाइम पीरियड में। 90 डेज़ मोस्टली जो लॉ लॉ में डिस्कस किया गया है वो बेसिकली 90 डेज़ ही डिस्कस किया गया है कि विद इन 90 डेज़ उसको क्लियर कर सकता है। अब जो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इद्दत पीरियड ऑफ प्रेग्नेंट वाइफ। सेक्शन 7A4 जो सेक्शन 7 सब क्लास 4 है, विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस द चेयरमैन कंस्टिट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल फॉर द पर्पस ऑफ रिकन्सिलेशन बिटवीन द पार्टीज। सेक्शन जो 7 है उसकी सब क्लास 4 में जनाब विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ नोटिस, चेयरमैन जब उसको नोटिस मिलता है वो क्या करता है कि एक आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो एक कमेटी बनाती है, मसालिहती कमेटी रिकन्सिलेशन करवाने के लिए दोनों पार्ट फ्री कैन के दरमियान। उस जो आर्बिट्रेशन काउंसिल होती है उसमें बेसिकली चेयरमैन आज खुद मौजूद होता है और एक एक नुमाइंदा होता है, जो एक लड़की की तरफ से नुमाइंदा होता है और एक लड़के की तरफ से नुमाइंदा होता है, और उनमें जो सुलह करवाने की कोशिश करता है ताकि इनका जो घर है वो टूटे ना और ये दोनों एक दूसरे के मियाँ बीवी के दरमियान सुलह हो जाए। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो इद्दत पीरियड ऑफ प्रेग्नेंट वाइफ। एक जो बीवी हामला ख़ातून है, अगर उसको कोई शोहर उसको डिवोर्स करता है तो उसकी इद्दत पीरियड कितनी होगी वो डिस्कस की गई है सेक्शन 7 की सब क्लास 5 में। इफ़ द वाइफ बी प्रेग्नेंट एट द टाइम और तलाक इज़ प्रोनाउंस्ड, तलाक शैल नॉट बी इफेक्टिव अनटिल द पीरियड मेंशन्ड इन द सब सेक्शन 3 आर द प्रेगनेंसी विच एवर बी लेटर एंड्स। अगर बीवी प्रेग्नेंट है, उसकी बीवी हामला है, उसको डिवोर्स करता है तो जो सेक्शन 3 में हमने डिस्कस किया था कि 90 डेज़ का टेन्योर होता है, 3 मंथ्स का टेन्योर होता है उसकी प्रेगनेंसी का, और प्रेगनेंसी सॉरी उसकी जो है बेसिकली इद्दत का। जब नोटिस सर्व करता है उससे नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, अगर बीवी उसकी प्रेग्नेंट है और जब तक प्रेगनेंसी उसकी रहती है, जब तक बच्चा हो नहीं जाता, उस टाइम तक उसकी इद्दत पीरियड कंसिडर होगा। मतलब एक शोहर है अपनी बीवी को तलाक देता है, उसकी बीवी 3 माह की हामला है, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स तक उसकी इद्दत ही चलती रहेगी जब तक उसके बच्चा नहीं हो जाता। अब अगर वो बीवी 8 माह की प्रेग्नेंट है और बच्चा हो जाता है, अब ये देखें इसमें जो बताई गई है चीज़, विच आवर लेटर एंड्स, जो चीज़ अगर बच्चा जब तक बच्चा ना हो जाए या 3 मंथ्स पूरे ना हो जाए, इनमें से दोनों में से जो चीज़ एंड पे होगी बेसिकली वो ही उसकी प्रेग्नेंट वाइफ की इद्दत होगी, हामला खातून की इद्दत होगी, जब उसको 3 मंथ्स और जब बच्चा हो जाए। इनमें से जो चीज़ें एंड पे होगी, मतलब अगर पहले बच्चा पैदा हो जाता है और 3 मंथ्स चलते हैं तो वो 3 मंथ्स वाला जो लेटर है उसके अकॉर्डिंग उसकी इद्दत पीरियड काउंट होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है कंडीशंस ऑन तलाक इन निकाहनामा विद लेटेस्ट जजमेंट। अब इस वीडियो बनाने का बेसिक पर्पस भी यही था कि ये एम्बिगुटी है जो कि बाज़ चीज़ें पहले तो यही जजमेंट आ रही थी कि जनाब कंपनसेशन जो है ऑन डिवोर्स जो है निकाहनामे में लिखी होती है वो गैर शरई हैं, उन पे इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। पहले जो जजमेंट थी 2008 SCMR 186 2015 CLJ 256, इसमें द कंडीशंस इन निकाहनामा इफ़ द सीक्स डिवोर्स
नॉट इन्फोर्सेबल। इनमें इन दो जजमेंट्स में जो डिस्कस किया गया था, अगर निकाहनामे में कोई हस्बैंड की जो शरई हक है डिवोर्स पे, उस पर कोई पाबंदी लगाई जाए तो उसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता किसी सूरत में भी। इस पे जो लैंडमार्क जजमेंट थी जो PLJ 2021 लाहौर 485 थी, कि जिसके अकॉर्डिंग के कोई भी कंपनसेशन है वो हस्बैंड से वसूल नहीं की जा सकती, ये गैर शरई है, नॉट इन्फोर्सेबल इन लॉ है। अ हस्बैंड हैज़ बीन एब्सोल्यूट राइट टू डिवोर्स his wife, and in this regard no conditions is described in the shara as well as in the codified law। ये जो लैंडमार्क जजमेंट इसमें कहा गया था कि हस्बैंड को उसको हक है कि वो अपनी बेगम को डिवोर्स कर सकता है, उसके इसके हवाले से उसके निकाहनामे में कोई भी कंडीशन उसके हक पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, ना तो ये शरा में इसकी इजाज़त है और ना ही ला इसकी इजाज़त देता है। अब जो लेटेस्ट जजमेंट आई है उसने इसको ओवर रूल कर दिया, इस जजमेंट को PLJ 2021 लाहौर 485 को। अभी मैं आपसे वो डिस्कस करता हूँ कि कौन सी उसका रेफरेंस क्या है कि जिसने ओवर रूल कर दिया, इसको सुपरसीड किया है। कि जनाब अगर उसमें लिखा है कि अगर कोई मतलब खावन के हक पे कोई पाबंदी लगाई जाती है निकाहनामे में कि अगर तलाक देगा तो इतना जुर्माना देगा, तो इसको एज डेफर्ड ओवर कंसिडर किया जाएगा। अभी देखते हैं उसको, जो लेटेस्ट जजमेंट है PLJ 2024 लाहौर 891, जो स्पेसिफिक जो वर्डिंग थी वो जजमेंट में वो ये है, एनी स्टिपुलेशन और कंडीशंस एग्रीड बिटवीन पार्टीज म्यूचुअली एंड विद देयर फ्री कंसेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एब्सोल्यूट बार टू आइदर प्रोनाउंस डिवोर्स। एनी amount agreed to be paid by husband to wife on happening of some future event by all intent and purpose be considered as a deferred dower to be paid by husband on happening of such event। अब ये देखें, इसमें लिखा हुआ है, रजिस्टर साहिब ने लिखा था कि अगर कोई भी स्टिपुलेशन है, कोई कंडीशन है, अगर दोनों पार्टीज़ के दरमियान विद फ्री कंसेंट अगर वो दोनों तस्लीम करते हैं कि अगर खावंद उसको डिवोर्स देगा तो इतनी अमाउंट उसको पे करेगा, तो इसको एज कंसिडर किया जाएगा कि ये बतौर डेफर्ड ओवर है, क्योंकि ये इवेंट होता है फ्यूचर इवेंट, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि जो हमारा निकाहनामा वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है मियाँ बीवी के दरमियान। तो बेसिकली ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है चीज़ कि अगर वो चीज़ हैपनिंग हुई तो उसकी इन्फोर्स करवाया जा सकता है। इसमें भी यही चीज़ थी कि अगर जो पीछे जजमेंट्स आ रही थी PLJ 2021 में, उसमें यही कहा गया था कि ये शरा में और दूसरी चीज़ों में इस कोडिफाइड लॉ में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन PLJ 2024 लाहौर 891 में ये क्लियरली बता दिया गया कि जनाब अगर कोई भी हस्बैंड अपनी बीवी को डिवोर्स करता है और उसके निकाहनामे में लिखा हुआ है कि वो इतनी कॉम्पनसेशन उसको पे करेगा इन केस ऑफ डिवोर्स, तो उसको एज डेफर्ड ओवर कंसिडर करते हुए उसको पे हस्बैंड को अपनी बीवी को उतनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, चाहे इन केस ऑफ डिवोर्स है और डेफर्ड ओवर की मद में उसको उसको पे करनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें। इनहेरिटेंस बाय विडो, इसमें जो केस लाया है 2017 CLC 516, husband died before completion of 90 days of divorce. If husband was alive during these 90 days, he would have option to revoke the divorce pronouncement by him, divorce having not been effective in terms of section 7 of ordinance 1961। अगर कोई खावन जो अपनी बेगम को डिवोर्स करता है 90 डेज़ के अंदर, जो इद्दत पीरियड बेसिकली होता है 90 डेज़ का, अगर उस इद्दत पीरियड में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो कानून ये कहता है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो 90 डेज़ अगर वो ज़िंदा रहता तो हो सकता था वो इसको रिवोक कर लेगा। अगर ऐसी सूरत में वो इद्दत पीरियड में फ़ौत हो जाता है उसका खावन, तो जो बीवी है मुतलका है वो उसकी बीवी ही कंसिडर होगी, क्योंकि लॉ इसमें लीनियंट व्यू लेता है कि जनाब हो सकता है अगर वो ज़िंदा रहता तो उसकी डिवोर्स जो अपनी वापस ले लेता। तो इस सूरत में भी जो विडो है वो बतौर उसकी बेवा कंसिडर होगी, ना कि मुतलका। तो इस सूरत में वो उससे जो है विरासत में अपना हिस्सा क्लेम कर सकती है। इसके लिए जो अदर रेफरेंसेस हैं जो उसमें यही चीज़ डिस्कस की गई है 2017 CLC 1431, 2016 CLC 1522, 2016 CLC 1522, इसमें भी यही चीज़ डिस्कस की गई है कि अगर बीवी जो है जो खावंद है इद्दत पीरियड के दौरान फ़ौत हो जाता है तो बीवी जो उसकी बेवा होगी उसकी विरासत की हकदार होगी। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1988 SCMR 1812, इसमें भी यही चीज़ डिस्कस की गई थी
कि अगर इद्दत पीरियड के दौरान जो है वो खावंद फोत हो जाता है तो वो जो बीवी है वो मुतलका नहीं कहलाएगी, वो उसकी बेवा कहलाएगी और बेवा जो है उसकी विरासत में हकदार होगी। इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डिवोर्स, तलाक कब इफ़ेक्टिव होती है, कब मौसर होती है। सेक्शन 7 जो सब क्लास 3 या तलाक अनलेस रिवोक्ड अर्लियर एक्सप्रेसली और अदरवाइज शैल नॉट बी इफेक्टिव अंटिल द एक्सपिरेशन ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डे ऑन विच नोटिस डिलीवर टू द चेयरमैन। वो ये इसमें वही चीज़ आ जाती है कि अगर 90 डेज़ से पहले पहले अगर वो तलाक वापस ले लेता है तो तलाक इफ़ेक्टिव जो है नहीं होगी। अगर आफ्टर 90 डेज़ जो है वो तलाक उसकी इफ़ेक्टिव हो जाती है। इसके लिए जो केस लाया है 2014 YLR 2315, तलाक वुड बी इफेक्टिव आफ्टर एक्सपिरेशन ऑफ 90 डेज़। वो बेसिकली स्पेसिफिक लॉ है कि तलाक कब इफ़ेक्टिव होती है, आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 90 डेज़। और जो ये 90 डेज़ कब से स्टार्ट होते हैं, जब ये नोटिस जो है चेयरमैन यूनियन काउंसिल को सर्व किया जाता है। इसके लिए जो अदर रेफरेंसेस हैं 1995 CLC 1524, 2016 CLC 180, 1993 CLC 2448, 1995 MLD 218, 2016 MLD 218। इन सब जो केस लाज हैं इसमें यही डिस्कस किया गया है कि तलाक जब कब इफ़ेक्टिव होती है, कब ये मौसर होती है। वो बेसिक लॉ है कि जनाब आफ्टर एक्सपिरेशन ऑफ 90 डेज़। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है इद्दत पीरियड ऑफ प्रेग्नेंट वाइफ। सेक्शन 7(5) इफ़ द वाइफ बी प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ तलाक, इट तलाक is pronounced, तलाक shall not be effective until the period mentioned in the subsection 3 of the pregnancy whichever be later। जो चीज़ लास्ट पे होगी 90 डेज़ और जब तक उसका बेबी पैदा नहीं हो जाता, उनमें जो चीज़ आखिर पे होगी वो ही उसकी इद्दत पीरियड कंसिडर होगी। इसके लिए जो केस लाज है PLD 1988, कराची 169, इसमें यही डिस्कस किया गया। तो बेसिकली बेसिक लॉ है ना, तो ये इसमें जब कोई बेसिक लॉ आ जाता है तो उसके लिए केस लॉ की वैसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद जो मैंने केस लॉ डिस्कस किया है PLD 1988 कराची 169, इसमें भी यही चीज़ डिस्कस की गई है कि एक जो प्रेग्नेंट वाइफ है उसकी इद्दत पीरियड कितनी होती है। कमेंसमेंट पीरियड ऑफ इद्दत। अब ये बेसिक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इद्दत पीरियड बेसिकली स्टार्ट कब होती है। 2018 CLC 906, इसमें डिस्कस हुआ है इद्दत पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डे एंड द टाइम व्हेन द हस्बैंड प्रोनाउंस तलाक टू वाइफ। जिस दिन उसने तलाक दी, चाहे ओरली चाहे रिटर्न, किसी भी सूरत में, विच एवर कोई भी फॉर्म हो इसकी, चाहे रिटर्न में दे चाहे ओरली दे, उस दिन से उसी वक्त से उसकी इद्दत पीरियड जो है अकॉर्डिंग टू 2018 CLC 906 उसकी इद्दत पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है, अगर औरत कोर्ट से खुला लेती है तो उस सूरत में उसकी इद्दत पीरियड क्या होगी। उसके लिए जो मैं केस लॉ रेफ़र कर रहा हूँ 1999 CLC 514, पीरियड ऑफ इद्दत स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट एंड डिक्री ऑफ द कोर्ट। जिस दिन कोर्ट उसकी जजमेंट एंड डिक्री पास करती है खुला की, उसी दिन से लेके उसकी इद्दत पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाती है। किसी भी इस औरत की जो कोर्ट से खुला लेती है उसकी इद्दत पीरियड उस दिन से शुरू होती है जब वो कोर्ट से जजमेंट उसको मिलती है, और जो जिसको उसका शोहर डिवोर्स करता है उसकी इद्दत पीरियड उस टाइम से स्टार्ट होती है कि जिस दिन उसके खावंद ने नोटिस चेयरमैन यूनियन काउंसिल को भेजा और उसको एक जो उसकी बीवी है उसके एड्रेस पे भेजा नोटिस। और सेकेंडली अगर ओरली डिवोर्स करता तो उसी टाइम दिन और टाइम से शुरू हो जाएगी जब को उसको डिवोर्स किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस